अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का को इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसमें हमने मेन फोकस है बेंजीन पे रखा था अपना, और कुछ इसके अलावा कुछ दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हमने देखा था। अच्छा जी, आज हम एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन को कलेक्टिवली एनोलीन्स कहा जाता है। इसके और एनोलीन्स जो होते हैं बेसिकली जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा वाला रूल लगता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 से क्रॉस कर जाती है, तो वो उनको एनोलीन्स कहना शुरू कर देते हैं। और वो एनोलीन्स ऐसे भी होने चाहिए कि सारे के सारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में भी हों। जैसे एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन को 4 पाई इलेक्ट्रॉन एनोलीन कहा जाता है, फिनांथ्रीन को भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन एनोलीन्स कहा जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि एंथ्रासीन जो है उसके अंदर तीनों बेंजीन रिंग फ्यूज़ होते हैं लीनियर वे में, लेकिन फिनांथ्रीन में लीनियर वे में अटैच नहीं होते बेंजीन रिंग। अच्छा, ये इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली। एंथ्रासीन की देखें तो 1, 2, 3 और 4, फिनांथ्रीन की देखें 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि फिनांथ्रीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं और एंथ्रासीन की कम है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होती हैं वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इट्स मीन ये स्ट्रक्चर्स हमें बताती हैं कि फिनांथ्रीन ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फिनांथ्रीन के। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं एंथ्रासीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फिनांथ्रीन के, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्टिव भी कम होता है। अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात की जाए तो रेजोनेंस एनर्जी एंथ्रासीन की 83 किलो कैलोरीज पर मोल है, और पर रिंग पे अगर इसे डिवाइड किया जाए तो 27.7 किलो कैलोरीज पर रिंग बनती है। और फिनांथ्रीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 91 किलो कैलोरीज पर मोल है। ठीक है जी, आपने इसके नंबरिंग भी याद रखनी है, क्योंकि आगे रिएक्शंस में ये नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन के अंदर ज़्यादातर रिएक्शन 9 और 10 पोजीशंस पे होते हैं। यहाँ भी 9 और 10 पोजीशन पे होते हैं। कुछ रिएक्शन जो होंगे एंथ्रासीन में 1 और 2 पोजीशंस पे भी होंगे। अच्छा, ये अगर पोजीशंस और आपको याद रहेंगी तो रिएक्शंस को डिस्कस करना भी आसान रहेगा हमारे लिए। अच्छा, ये एक समरी है एंथ्रासीन के ओवरऑल रिएक्शंस की, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे फोकस करना है, कि जैसे बेंजीन जो है वो अल्काइलेशन रिएक्शन भी देता है, एसाइलेशन भी देता है, नाइट्रेशन भी देता है, सल्फोनेशन भी देता है। इसी तरह एंथ्रासीन भी अल्काइलेशन रिएक्शन भी देता है। बेंजीन के अंदर हमने अल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ा था, उसमें अल्काइल हैलाइड था और साथ में एलुमिनियम क्लोराइड था, लेकिन यहाँ पे एलुमिनियम क्लोराइड लेवस एसिड नहीं इस्तेमाल होता है, इसमें सोडियम मेटल इस्तेमाल होती है। और इसमें भी देखें कि इसमें रिएक्शन पे के अंदर ये वाली पोजीशन 9 और 10, ये दो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, कि अल्काइल ग्रुप जो है 9 पे लग रहा है और 10 पोजीशन पे लग रहा है, अटैच हो रहा है। अच्छा, अगर इसकी हेलोजिनेशन करवाई जाए तो बेंजीन में हम थोड़ा सा कंपेयर भी साथ साथ करते चले जाएंगे, कि अगर हम बेंजीन के अंदर देखते थे कि क्लोरीनेशन करवाते थे तो वहाँ हम फेरिक क्लोराइड या एलुमिनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है सिंपल क्लोरीन की मौजूदगी में। इसमें जस्ट 9 पोजीशन पे हेलोजिनेशन होती है। अगर फ्रेडल क्राफ्ट जैसे एसाइलेशन करवाते थे, यहाँ भी एसाइलेशन करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लेवस एसिड, तो ये 9 पोजीशन पे एसाइलेशन होती है। और नाइट्रेशन करवाई जाए तो नाइट्रेशन भी 9 पोजीशन पे होती है। अच्छा जी, अब इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि बेंजीन की जब नाइट्रेशन करवाते थे तो वो नाइट्रेटिंग एजेंट जो होता था वो नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता था, और यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ किया जा रहा है। अगर हम सल्फोनेशन करवाएं इसकी तो सल्फोनेशन सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हो जाती है, लेकिन सल्फोनेशन बाकी तमाम दूसरे रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट साइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सल्फोनेशन मोर प्रेफरेबली यहाँ पे 1 पोजीशन पे होती है। ठीक है जी, 1 पोजीशन पे इसलिए होती है कि ये जो प्रोडक्ट है थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है।
अच्छा जी, अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें कि 9 और 10 पोजीशन ही प्रेफरेबली क्यों ऐसा होता है कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है, अगर सपोज़ करें इलेक्ट्रोफाइल C1 कार्बन पर अटैक करे तो 2 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो 2 बेंजीन रिंग जो हैं पॉजिटिव चार्ज पहले रिंग पे आएगा और उसके बाद नफ्थलीन लाइक मॉइटी जो है वो मेंटेन रहेगी, जिसके अंदर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज़ होते हैं। अगर कार्बन नंबर 2 पे अटैक हो तो तब भी ऐसा ही होता है कि 2 बेंजीन रिंग जो हैं नफ्थलीन की फॉर्म में वो मेंटेन रहते हैं और पहले रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है, ठीक है, स्टेप वाइज। पहले इस रिंग के साथ होगा, फिर इसके बाद ये दूसरे रिंग में शिफ्ट हो जाएगा, तो सो ऑन, इस तरह स्टेबलाइजेशन हो जाती है। लेकिन C1 और C2 पे, लेकिन C9 पे ही क्यों प्रेफरेबली अटैक होता है? C9 पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अगर 10 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज इक्वली रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है दोनों रिंग के साथ, इस रिंग के साथ भी और इस रिंग के साथ भी। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू C1 और C2 पे अटैक के कंपैरिजन में, ठीक है जी। अगर हम इसकी थ्योरी थोड़ी स्टडी करेंगे, अटैक एट कार्बन नंबर 9 यील्ड कार्बोनियम आयन। अच्छा, ये कार्बोकेटाइन है, पुरानी बुक्स हैं तो वहाँ कार्बोनियम आयन आता था, लेकिन जो नई बुक्स हैं वहाँ पे कार्बोनियम आयन का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, अब कार्बोकेटाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इन विच 2 बेंजीन रिंग आर रिटेन्ड, ठीक है जी। अच्छा, इसमें 2 बेंजीन रिंग रिटेन तो रहते हैं, ये बात तो पहले C1 और C2 में भी दोनों को बेंजीन रिंग रिटेन रहते थे। whereas attack at C1 and C2 yield intermediate in which naphthalene system is retained. The former intermediate is more stable. Its formation favored because resonance energy of benzene rings is 72 kilocalories, exceed that is naphthalene. naphthalene से इसकी मतलब अगर इस पे अटैक होता है तो इन दोनों बेंजीन रिंग की अगर रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट की जाए तो 72 किलो कैलोरीज बनती है, और नेफ्थलीन अगर C1 और C2 पे अटैक हो तो 61 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी बनती है। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कार्बन नंबर 9 पे अटैक होगा तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल कंसिडर की जाएंगी, तो इसलिए प्रेफरेबली अटैक होता है कार्बन नंबर 9 पे और कार्बन नंबर 10 पे। अच्छा जी, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी, कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वैसे ही कंडीशन है जैसी बेंजीन की हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड इस्तेमाल करें, कोई भी एसाइल क्लोराइड हेलाइड इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ भी 9 पोजीशन पे एसाइल ग्रुप जो है वो प्रेफरेबली अटैच होता है। अगर हम नाइट्रेशन करवाएं तो नाइट्रेशन में मिक्सचर प्रोडक्ट मिलता है। एंथ्रासीन अंडरगो नाइट्रेशन विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन एसिटिक एनहाइड्राइड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमें जो मिलता है जो हमें नाइट्रो प्रोडक्ट मिलती है वो 9 नाइट्रो एंथ्रासीन और 9 और 10 नाइट्रो एंथ्रासीन का मिक्सचर मिलता है। अच्छा, यूएल नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? जैसे हम यूएल का मतलब क्या है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, क्योंकि इसकी वजह से 9 और 10 पोजीशन के ऊपर जो है वो नाइट्रेशन की बजाय ऑक्सीडेशन हो जाती है और एंथ्राक्विनोन बनता है, यानी यहाँ भी कार्बोनिल बन जाएगा और यहाँ भी कार्बोनिल बन जाएगा, यानी फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एंथ्रासीन बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जहाँ पे नाइट्रेटिंग एजेंट जो हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट का काम कर रहे होते हैं, वहाँ ऑक्सीडेशन का भी काम कर रहे होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। अच्छा, अगर सल्फोनेशन की बात कही जाए, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है कि सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप जो है 1 पोजीशन पे अटैच हो रहा है और 2 पे अटैच हो रहा है, तो 9 और 10 पे क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे, ये क्या वजह है? एंथ्रासीन अंडरगो सल्फोनेशन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू यील्ड मिक्सचर ऑफ 1 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड एंड 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड एट लोअर टेम्परेचर। 1 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड इज मेजर प्रोडक्ट। अगर टेम्परेचर लो रखेंगे, वो लो कितना रखेंगे, रूम टेम्परेचर या उससे भी कम रखना पड़ेगा हमें। तो अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो ये समझ लें फिर
टू एंथ्रासिन सल्फोनिक एसिड प्रेफरेबली प्रोडक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। ये टेम्परेचर चेंज करने से पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि 9 और 10 क्यों नहीं? सर नाइट्रेशन भी तो 9 पे हो रही थी, असाइल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जैसे थी वो भी 9 पे हो रही थी, अल्काइलेशन भी 9 पे हो रही थी, ये क्यों नहीं हो रहा? इसमें बेसिकली जो कंसेप्ट है वो हम थोड़ा सा ओरिएंटेशन के में पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ सल्फोनिक ग्रुप in directing the substitution to 1 and 2 position instead of 9 and 10 position has been explained on steric ground। अच्छा, स्टीरिक हिंड्रेंस की बेस पे इस कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि सल्फोनिक ग्रुप जो है एक क्वाइट बल्की एंड हैंस वुड सफर स्टीरिक हिंड्रेंस विद पेरी हाइड्रोजन। पेरी हाइड्रोजन कहते हैं कार्बन नंबर 8 पे लगा हुआ हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ हाइड्रोजन जो है वो इस सल्फोनिक ग्रुप के साथ स्टीरिक हिंड्रेंस में आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बनती तो है काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, लेकिन थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होती। तो हम यूँ कह सकते हैं 2 प्रोडक्ट्स बन सकती हैं अगर हम ये सल्फोनेशन जब करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 9 पे भी होती है वो काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट है, और जो 1 और 2 पे होती है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, और थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट जो है ज़्यादा फेवर्ड होती है। इसका मतलब ये नहीं कि 9 वाली प्रोडक्ट बनती है, लेकिन बनती तो है लेकिन वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है जी, वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल जैसे ही होगी वो फिर दोबारा से 1 और 2 पोजीशन के ऊपर अटैक हो जाता है, ठीक है जी। ये एक इसका कंसेप्ट है कि 9 पोजीशन पे क्यों सल्फोनेशन नहीं होती, 1 और 2 पोजीशन पे क्यों सल्फोनेशन होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात डिस्कस करें फिनांथ्रीन की, तो फिनांथ्रीन में भी हेलोजिनेशन होती है। इसमें भी जो हेलोजिनेशन हो रही है वो भी 9 और 10 पे हो रही है, लेकिन जैसे ही 9 और 10 पोजीशन पे होगी तो 9-10 पे फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनता है वो तो एडिशन प्रोडक्ट वाला बनता है, यानी डबल बॉन्ड को ख़त्म करके वहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए, ये तो एडिशन प्रोडक्ट बन गई। लेकिन हमने तो बनानी है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो फिर क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले क्लोरीनेशन करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके बाद इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हमारे पास 9 क्लोरोफिनांथ्रीन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलती है। अच्छा, यहाँ पे अगर सल्फोनेशन असाइलेशन की बात करें तो असाइलेशन में टेम्परेचर हमें लो रखना पड़ेगा, कंडीशन वही होंगी जो बेंजीन की हैं, जो एंथ्रासीन की हैं, वही फिनांथ्रीन की होंगी। तो इसमें 9 असाइल फिनांथ्रीन मिलता है, तो 9 पोजीशन पे प्रेफरेबली असाइलेशन हो रही होती है, लेकिन टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अच्छा, अगर नाइट्रेशन की बात करें तो वो भी देखिए 9 पोजीशन पे नाइट्रेशन हो रही है। यूजुअल नाइट्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा रहा है नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फोनेशन की बात की जाए तो फिनांथ्रीन रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 120 सेल्सियस टू गिव मिक्सचर 2 फिनांथ्रीन सल्फोनिक एसिड एंड 3 फिनांथ्रीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे केस जो है वो समझ लें एंथ्रासीन और बेंजीन दोनों से ही डिफरेंट है। एंथ्रासीन में तो ये था कि 1 पोजीशन पे प्रेफरेबली हो रहा था, अगर लो टेम्परेचर रखें, अगर थोड़ा सा हाई रखें तो 2 पोजीशन पे हो रहा था। यहाँ तो 1 आता ही नहीं है, इसका मतलब 2 पोजीशन पे अटैच होती है सल्फोनिक ग्रुप जो है 2 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन है, और या फिर अगर तीसरा है 3 पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप अटैच होता है, ठीक है जी। ये एक बात दोनों में ही कॉमन है कि एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन में दोनों में ही सल्फोनेशन जो है 9 और 10 पोजीशन पे नहीं होती, ठीक है जी। 1 और 2 पे होती है एंथ्रासीन में, 2 और 3 पे होती है फिनांथ्रीन के अंदर। अच्छा जी, ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये है कि रेक्टिविटी आर्डर की बात करें तो एंथ्रासीन सबसे ज़्यादा रेक्टिव है, फिर फिनांथ्रीन है, फिर नफ्थलीन है, फिर बेंजीन है। तो रेक्टिव जो ज़्यादा होता है उसके अंदर माइल्ड कंडीशन भी प्रोवाइड कर दें तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो कर देता है। अच्छा जी, अब अगली नेक्स्ट बात ये है कि एंथ्रासीन क्यों ज़्यादा रेक्टिव है फिनांथ्रीन से। अब इसमें रेक्टिविटी की एक बात तो रीज़न तो ये है कि अगर हम 9 पोजीशन पे एंथ्रासीन पर अटैक होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज आता है 10 पोजीशन पे वो ऑन आइदर साइड ऑफ बेंजीन रिंग के साथ स्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन फिनांथ्रीन पे अगर अटैक हो 9 पोजीशन पे, जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता दोनों रिंग के साथ। ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस रिंग के साथ तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, इजीली कंट्रीब्यूट कर लेगा रेजोनेंस के अंदर, लेकिन इस रिंग के साथ नहीं कर सकता जैसे कि एंथ्रासीन में होता था। तो इसलिए एंथ्रासीन ज़्यादा रिएक्टिव है। और दूसरी और वजह भी है इसमें जो हम शुरू में डिस्कस किया था कि रेजोनेंस एनर्जी भी
एंथ्रासीन की जो है वो 84 से 85 किलो कैलोरीज पर मोल है, और फिनांथ्रीन की 92 किलो कैलोरीज पर मोल है। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी है, इसका मतलब वो स्टेबल ज़्यादा है, जिसकी कम है वो स्टेबल कम है और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि फिनांथ्रीन हैज़ ए एंगुलर शेप विद ट्रू बेंजीन रिंग एट इट्स ends in its main contributing structures. Anthracene is linear, meaning its middle ring has much less aromatic character and making the molecule easier to disrupt. यानी कि जो सेंटर वाला एंथ्रासीन के अंदर जो रिंग होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो दोनों तरफ स्टेबलाइज हो सकता है, तो इस वजह से 9 पोजीशन ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और वो वजह, इसकी बुनियादी वजह फिनांथ्रीन का एंथ्रासीन का लीनियर होना है, तो इसलिए वो ईजीली सेंटर वाला रिंग जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। फिनांथ्रीन में ऐसा नहीं होता, उसमें लीनियर नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो सिर्फ एक रिंग के साथ तो इजीली रेजोनेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा। होप्सो कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन के बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम कुछ हेट्रोसाइकल्स जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।